अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 20 साल में इंडिया में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कहाँ हो सकती है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे डिफेंस में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेंगे, या फिर कुछ कहेंगे कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स में ज़्यादा वेल्थ बनेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया की वेल्थ क्रिएशन जर्नी में सबसे ज़्यादा पैसा उन कंपनियों को मिलेगा जो कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करती है, ना फैक्ट्री, ना एक्सपोर्ट और ना इन्वेंट्री। बस इंडिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा ये लोग मैनेज करते हैं। और आज हम दो ऐसे ही बिजनेस की बात करेंगे जो शायद इंडिया की नेक्स्ट मल्टी डिकेड वेल्थ क्रिएशन साइकिल के साइलेंट बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के टाइम पे इंडिया कंजम्पशन स्टोरी से अब वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन रहा है। पहले लोग सिर्फ काम करते थे, लेकिन अब लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और जब फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होती है तो नेचुरली एडवाइस की भी नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 5 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज करना आसान बात है, लेकिन अगर 5 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करना हो तो ये बिल्कुल ही अलग बात है, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, ऑफशोर इन्वेस्टिंग, अल्टरनेट्स, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे आपको देखना पड़ेगा जब एक बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और यही रीजन है कि ग्लोबली वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस मैसिव कंपाउंडर्स बन रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है। तो दोस्तों, इंडिया की वेल्थ सुपर साइकिल को समझने के लिए दो केस स्टडीज पे मैं बात करूंगा, नुवामा एंड 360। शुरुआत करते हैं 360 से। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 360 को सिर्फ एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है और ट्रस्ट बिजनेसेस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप एक अल्ट्रा रिच फैमिली हो तो आप अपने पैसे को 2 साल 3 साल किसी नए एडवाइजर को नहीं देते। आप स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और रिलेशनशिप को देखते हो। और यही मोट 361 को बिल्ड कर रहा है। और 360 की मैनेजमेंट ने भी इस बात को अपनी कॉन कॉल्स में बार बार बोला है कि ब्रांड्स कंपाउंड ओवर टाइम। और मुझे भी ये लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में ब्रांड ही सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, ट्रस्ट सेल होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन बिजनेसेस में क्वालिटी शिफ्ट हो रहा है। पहले ना इन बिजनेसेस को क्या समझा था, ये तो मार्केट लिंक है, ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज जो मार्केट पर डिपेंड करता है उस हिसाब से बिजनेस चलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये बिजनेसेस ज्यादातर जो अपना अर्निंग सोर्स अब क्रिएट कर रहे हैं वो अपने वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस से क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक एन्युटी बिजनेस की तरह इनके लिए काम करता है। और 360 की खास बात यह है कि लगभग 75% से ऊपर का रेवेन्यू इनका ARR बिजनेस से जनरेट हो रहा है, यानी कि एन्युटी बेस्ड बिजनेस का जो पोर्शन है इनके टोटल रेवेन्यू में वो बहुत ज्यादा है, 75% से भी प्लस में है। क्योंकि रैकरिंग रेवेन्यू बिजनेस जनरली मोर प्रिडिक्टेबल होते हैं, ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत बेटर होती चली जाती है। और मैनेजमेंट सिर्फ एक सेगमेंट पे रुक नहीं रहा है 360 का, वो साइड बाय साइड वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लैंडिंग, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे अभी रिसेंट में उन्होंने UBS के साथ पार्टनरशिप की, तो अब धीरे धीरे जो उनकी मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट है, वो एक्सपैंड हो रही है। और मुझे 360 की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे जैसे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की वेल्थ क्रिएट हो रही है, वेल्थ ग्रो हो रही है, उसके साथ साथ 360 भी ग्रो हो रहा है। अगर इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स रिच होते हैं, फैमिली ऑफिसेस ग्रो करते हैं, लिस्टेड वेल्थ क्रिएट होती है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, 361 जैसे प्लेटफॉर्म को तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और रिलेशनशिप एक बार अगर बिल्ट हो गया तो ये बहुत स्टिकी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नुवामा की। दोस्तों, नुवामा की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर 360 के कंपैरिजन से आप देखोगे तो ये सिर्फ अल्ट्रा HNI प्ले नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। और नुवामा का मैनेजमेंट भी बार बार इसको अपनी कॉन कॉल में बोलता है कि हम फुल स्टैक प्लेटफॉर्म बनते चल जा रहे हैं। अगर फाइनेंशियल सिस्टम्स की आप बात करोगे, यानी कि अगर आप इनकी सर्विसेज देखेंगे तो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लैंडिंग, एडवाइजरी, कस्टोडियन का बिजनेस इनके पास है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये खाली अल्ट्रा HNI को सर्व नहीं कर रहे हैं एज लाइक केस ऑफ 360, ये एफ्लुएंट्स को भी सर्व करते हैं, फैमिली ऑफिसेज, HNIs, अल्ट्रा HNIs। तो डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने अपने जो डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना बनाया, तो उसके थ्रू सर्व कर रहे हैं। मतलब क्लाइंट के साथ बिजनेस भी ग्रो करता है। आज कोई एफ्लुएंट इन्वेस्टर है, कल वो HNI होगा, फिर वो अल्ट्रा HNI बनेगा। और अगर प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो क्लाइंट इकोसिस्टम के अंदर ही ग्रो करता चला जाएगा। और नुवामा की मैनेजमेंट ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि आगे चल के ये वेल्थ मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो कंसोलिडेट होगी, यानी कि कुछ बड़े प्लेयर ही इस इंडस्ट्री पर राज करने वाले हैं। और ये बात आप भी अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में स्केल मैटर करता है। बेटर प्रोडक्ट हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, बेटर एडवाइजरी हो, बेटर टैलेंट अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी हो कंपनी की, और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट अगर बिल्ड कर पाती है कंपनी, तो फिर उस कंपनी को लगातार ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे जैसे क्लाइंट की वेल्थ क्रिएट होगी तो इन कंपनियों को भी अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता चल जाएगा। जो इनका रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है उसके थ्रू इनका भी जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ी स्पीड से ग्रो करता चला जाएगा। तो नुवामा के केस में भी सेम चीज हो रही है जो 360 ने अपने बिजनेस में किया, कि पहले जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस था अब धीरे धीरे उसको रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल की तरफ ये बढ़ा रहे हैं।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है, अगर स्टोरी इतनी ही एक्साइटमेंट से भरी हुई है तो मार्केट इसको इतनी वेटेज क्यों नहीं दे रहा है? तो मेरे हिसाब से तो रीजन बिल्कुल आसान है। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी इसको एक सिक्लिकल बिजनेस समझ रहा है कि ये तो मार्केट लिंक बिजनेस है, कैपिटल मार्केट में जैसे सेंटीमेंट रहेंगे वैसे इनके बिजनेस में रहेगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी बहुत डीपर है। ये बिजनेसेस अब सिर्फ बुल मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करे कि किस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन इंडिया में बढ़ रहा है, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वेल्थ को मैनेज करने के लिए, एडवाइजरी की क्या डिमांड है, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करने हैं, सक्सेशन प्लानिंग किस हिसाब से बेटर हो सकती है, क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को हम दे सकते हैं, और किस स्पीड से वेल्थी पॉपुलेशन इंडिया में ग्रो करती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो इस बिजनेस में एक टेलविंड के तरह काम कर रहे हैं, और सारे ही जो फैक्टर्स है अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या है, मार्केट इसको इसलिए भी एक्साइटमेंट की तरफ से नहीं देखता क्योंकि इसमें कोई फ्लैशी बिजनेस नहीं, कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं चल रहा है, कोई ऐसी एआई चिप की स्टोरी नहीं है, कोई डिफेंस वाला एक्साइटमेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़े बोरिंग बिजनेस है। लेकिन अगर मार्केट में क्या होता है कि जितने बोरिंग बिजनेसेस हो और धीरे धीरे साइलेंट कंपाउंडिंग अगर उनमें हो रही है तो मार्केट उसको बाद में रिवार्ड करता ही करता है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ऐसे बिजनेसेस को पहले स्टडी करना शुरू कर देते हैं। और मेरा भी इस वीडियो के थ्रू यही पर्पज है कि ऐसे बिजनेसेस को आप अर्ली आइडेंटिफाई करो जब तक मार्केट के बड़े दिग्गज उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उनकी एक स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ होती चल जाएगी। यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर भी है। जैसे अगर आप बात करोगे कि अगर मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट खराब रहते हैं, मार्केट में हैवी करेक्शन आती है, तो टेम्परेरी बेसिस पे इनकी ईओ पे इफेक्ट पड़ सकता है और उससे वजह से इनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में क्या होता है कि इस बिजनेस में ट्रस्ट का बिजनेस है तो रिलेशनशिप मैनेजर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आरएम का एट्रिशन रेट भी थोड़ा देखना पड़ता है इन कंपनी को, क्योंकि हर नया जो प्लेयर होता है वो एग्रेसिव लेवल पे प्रमोशन या फिर उसको हायर सैलरी पे हायर करने की बात करता है, तो वहां से एट्रिशन की दिक्कत रहती है आरएम्स के साथ यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। एक और जो चीज है, इस इंडस्ट्री को जब इतना फ्यूचर इसका ब्राइट है तो बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर इस इंडस्ट्री में उतर रहे हैं, बैंक्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो कंपटीशन भी धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। साथ ही भले ही इन्होंने अभी अपनी डिपेंडेंसी मार्केट से धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अपना एआरआर बिजनेस को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से इसके बिजनेस पे प्लस और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और जो रेगुलेटरी एक्सपेक्ट है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन अगर आती है तो वहां से भी इनको थोड़ी सी दिक्कत होती दिखती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो आपको जब इन बिजनेसेस को आप स्टडी करो तो आपको देखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बड़ी पिक्चर देख रहे हो तो इंडिया अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में, जो ये फाइनेंशियलाइजेशन की जो स्टोरी है बहुत अर्ली स्टेज में है। अगले 15 से 20 साल में सिर्फ कंपनी की वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी, इंडिया का वेल्थी क्लास भी मैसिवली एक्सपेंड होगा, और जब वेल्थ क्रिएट होती है तो इवेंचुअली वेल्थ को मैनेज करने वाले प्लेटफॉर्म की भी कंपाउंडिंग होती ही होती है। शायद इसीलिए ग्लोबली वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस बहुत पावरफुल बन गए हैं, और हो सकता है कि इंडिया में भी उसी स्टोरी की बिगिनिंग पे हम अभी चल रहे हैं। 360 और नुवामा भी उसी टाइप के बिजनेस है जिसको अभी इंडिया में सिर्फ क्वार्टरली बेसिस के अर्निंग पे देखते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ये स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इंडिया की नेक्स्ट मल्टी डिकेडल स्टोरी बन सकते हैं कि नहीं? मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही हमारी फ्री कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।